Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 25 of mathematical statistics. In the last class, we discussed normal distribution and the standard normal distribution. A normal distribution has a parameter mu and sigma. जो दो पैरामीटर्स एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पर्टिकुलर करते हैं टू अ प्रॉब्लम, वो हैं म्यू और सिग्मा. इसका क्या मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का? अगर आप और से सुने तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत से फिनोमेनास में काम आती है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपने पिछले लेक्चर में की भी थी. अब हो सकता है वो हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स हो सकता है वो बिजली के बिल की डिस्ट्रीब्यूशन हो और वो नॉर्मल ही हो. तो उसमें जो चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है इन दोनों को, यानी कि हाइट ऑफ स्टूडेंट्स को और वापडा के बिजली के बिल को, वो म्यू यानी कि मीन वैल्यू और उसकी वेरिएंस है या स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है. ये दो पैरामीटर्स हैं जिस पे क्या बेस करती है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इसी तरह तमाम डिस्ट्रीब्यूशन में कोई ना कोई पैरामीटर्स होते हैं जो कि एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं. जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सी प्रॉब्लम्स में या सिचुएशंस पे अप्लाई होती है, मगर उनमें क्या डिफरेंस होगा सब सिचुएशंस के लिए? उसकी मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट होगी. फिर हमने डिफाइन की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमने देखा कि क्योंकि म्यू और सिग्मा सबका डिफरेंट होता है और वो जो इंटीग्रल बनता है टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, वो क्या था? दैट वाज, अगर मैं आपको कहूँ कि जी आई नीड टू फाइंड एफ ऑफ एक्स, तो वो था माइनस इन्फिनिटी टू एक्स 1/, सिग्मा 2 पाई एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स. या अगर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी निकालनी हो तो मुझे क्या करना है? ए से बी तक इंटीग्रेट करना है इसको. सिग्मा 2 पाई ई रेज़्ड टू पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स. ये स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक है? एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा का पूरे का स्क्वायर है. अब क्योंकि ये इंटीग्रेशन में यहाँ पे स्क्वायर टर्म आ जाती है, एक्सपोनेंशियल के में स्क्वायर टर्म आती है, तो इसको हम क्लोज फॉर्म में इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे. ये क्लोज फॉर्म में इंटीग्रेट नहीं होता. न्यूमेरिकल इंटीग्रेट हो सकता है कंप्यूटर यूज करते हुए, या फिर हमें इसके टेबल्स देखने पड़ेंगे. अब क्योंकि दो पैरामीटर्स हैं मेरे पास, म्यू और सिग्मा, तो इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए, डिफरेंट सिचुएशंस के लिए. तो अगर मैं टेबल क्रिएट करना चाहूँ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ म्यू एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सिग्मा, तो वो बहुत ज़्यादा टेबल हो जाएंगे, तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन हो नहीं सकती हर एक केस में. तो हमें कोई टेबल चाहिए जहाँ से हम ये वैल्यूज़ रीड कर लें, और म्यू और सिग्मा के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम टेबल्स जनरेट करें. तो फिर हमने एक और डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन की जो कि थी म्यू इज इक्वल टू 1 के लिए, 0 के लिए, एंड सिग्मा इक्वल टू 1 के लिए, यानी कि मीन वैल्यू 0 कर देती और सिग्मा 1 कर देती, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 1 कर देती. वो जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो बनी थी 1/2 पाई, जहाँ जहाँ सिग्मा था वहाँ पे 1 डाल दिया, ई रेज़्ड टू पावर माइनस हाफ, जहाँ पे म्यू था वहाँ पे 0 डाल दें, और जहाँ पे सिग्मा है वहाँ पे अगेन 1 डाल दें. ये डिस्ट्रीब्यूशन बनी थी. और इसको मैं अगर लिखूं 2 पाई ई रेज़्ड टू पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, और इस डेंसिटी फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो वी गेट द cumulative distribution function which is minus infinity to
some value x 1 over 2 pi e raised to power minus 1 by 2 x square। और क्योंकि इसका मीन 0 था, सिग्मा इक्वल टू 1 था, तो एक ही टेबल बन सकता है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x हम एक टेबल जनरेट कर लेते हैं और इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, जो कि हमें कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देता है। प्रोबेबिलिटी अप टिल x, ऑल प्रोबेबिलिटीज एडेड फ्रॉम -50 टू x हमें देता है वो टेबल। तो यहां तक हम पहुंचे थे और फिर हम क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती थी, एनी प्रॉब्लम, हम उसको कन्वर्ट कर लेते थे टू अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और कन्वर्जन क्या थी कि हम z जो था स्टैंडर्ड डेविएशन में हम z यूज करते थे और z को हम लिखते थे x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और z कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी x की वैल्यू हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम z की वैल्यू निकाल लेते थे और z की वैल्यू को हम यहाँ पे रख के हम जवाब निकाल लेते थे। और वो जवाब कहाँ से निकालते थे, टेबल में से। तो लेट्स गो फर्दर टुडे। हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यू करना है और हमने अप्रोक्सीमेशन टू बायनॉमियल भी देखनी है कि नॉर्मल क्या बायनॉमियल को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको याद हो वो क्या थी, इट वाज बी विद वेरिएबल्स, जिसमें हमारे पास होता था n या x n और p। तो यहाँ पे x आया था, यहाँ पे p रेज टू पावर x और यहाँ पे q रेज टू पावर n माइनस x। ये हमें बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी दे देता। तो क्या ये वाली प्रोबेबिलिटी हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं विद अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो हम वापस चलते हैं अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। ऑल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बाय सब्ट्रैक्टिंग द मीन एंड डिवाइडिंग बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर हमारे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विद अ वेरिएबल x, रैंडम वेरिएबल x, एंड mu is a mean value of that random variable and sigma is a standard deviation of that random variable, तो हम एक और random variable z define करते हैं which depends on x, mu and sigma, और z को हम यूज करते हैं in the standard normal curve, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। Then we can use the standard normal distribution table to find the probability। और लेट्स गो बैक टू द टेबल, जो मैंने आपको कहा था कि हमें क्या दिया जाता है इस टेबल में, हमें मिलता है cumulative distribution function of z which is equal to 1 over 2 pi under root minus infinity to z of e raised to power 1 by 2, इसको x कह देते हैं, x square dx। मैं x भी लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि जब मैं इसे इंटीग्रेट कर लूंगा, x इज अ डमी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, या x प्राइम कर लें, इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें लिमिट तो z ही डालनी है इसमें। तो अगर यहाँ पे z है तो ये जो इंटीग्रल है ये तमाम एरिया अंडर द कर्व अप टिल z हमें दे देता है। तो ये हमने टेबल कल यूज भी किया था। इस केस में ये टेबल शुरू हो रहा है एट -3.4 से, और अगर मैंने -3.400 वैल्यू देखनी है तो वो ये बनेगी विच इज 0.00050003, और इसी तरह एक एक पॉइंट के बाद चेंज होता है, मगर हमारे पास इन बिटवीन वैल्यूज कहाँ से आती है। जैसे ये पहली वैल्यू है 3.400 की, फिर दूसरी वैल्यू है 3.41 की, 3.42, 3.43, 3.44 अप टिल 3.49 and then 3.5
-3.3, -3.31, -3.32 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह ये वैल्यूज चलती हैं। यहाँ पे इस पेज पे -2 तक जा रहे हैं हम, नेक्स्ट पेज पे -1.9 से 0 तक जा रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे हम 0 से लेके आखिरी लाइन देख लें, 0 -0 है और +0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 सिर्फ 0 होता है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। आखिरी रो अगर आप देख लें ये वाली, तो इसकी वैल्यूज और नेक्स्ट टेबल की वैल्यूज दोनों सेम आनी चाहिए। इसी तरह 0.1, 0.2, 0.3, 0.9। ये एक और बात यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें, 0 पे 0.5 है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि मीन वैल्यू मेरी 0 थी, मीन वैल्यू वाज 0 और टोटल एरिया अंडर द कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो 0 से इस तरफ कितना होगा 0.5 और इस तरफ भी 0.5 होगा, तो इसलिए यहाँ पे ये 0.5 आ गया। 1.9 देख लें आप, फिर 2, 3.4 तक जा रहे हैं हम, तो ये तो हो गया हमारा टेबल। नेक्स्ट आप जी चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल क्या है, द बायर ऑफ बॉल बेरिंग्स। बॉल बेरिंग सबको पता होगा क्या होते हैं, ये जो गाड़ियों के व्हील्स में यूज होते हैं, साइकिल के में भी वो छोटे छोटे गोलियां होती हैं स्टील की, इसी तरह मोटरसाइकिल में भी होते हैं और बच्चों के टॉयज में भी होते हैं, रोलर स्केट्स में भी होते हैं। द बायर ऑफ बॉल बेरिंग सेट्स स्पेसिफिकेशन ऑन द डायामीटर टू बी, तो उसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि मेरा जो डायामीटर है बॉल बेरिंग का वो 3.0 ± 0.01 सेंटीमीटर के दरमियान होना चाहिए। ये उसने स्पेसिफिकेशन सेट कर दी। एक चीज मैंने कल जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे तो काफी मैंने एग्जांपल्स दी थी कहाँ कहाँ ये यूज होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जहाँ पे इंडस्ट्री में कुछ चीजें बन रही हैं, मैन्युफैक्चर हो रही हैं, तो आपने उसको अगर एक स्पेसिफिकेशन सेट कर दी कि वो 3 सेंटीमीटर होगी, यानी कि डायामीटर 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो लाजमी नहीं है कि हर दफा वो 3 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि मशीन की अपनी टॉलरेंसेस होती है। फॉर एग्जांपल अगर 2 गियर्स हैं आपस में चल रहे हैं, मशीन चलने में अगर आपको गियर का पता होगा, ये जो गरारी होती है जिसको हम गरारी कहते हैं आम फहम जुबान में, अगर 2 गरारियां इस तरह आपस में चल रही हैं तो वो अगर बहुत ज़्यादा टाइट होंगी तो वो उनका चलना मुश्किल होगा। अगर ये इस तरह मूव करेगी तो ये इस तरह मूव करेगी, चलना मुश्किल होगा। अगर थोड़ी लूज होंगी तो उसमें गैप आएगा, तो इसकी थोड़ी मूवमेंट से यहाँ पे थोड़ी सी टॉलरेंस आ जाएगी, प्ले आएगा जिसको हम प्ले कहते हैं। तो उन टॉलरेंसेस की वजह से तमाम इंडस्ट्री में हमारी जो सेट स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जो सेट वैल्यूज होती हैं, वो अचीव नहीं होती, कई दफ़ा थोड़ा बहुत एरर आता रहता है। तो ये इसीलिए हमने कहा था ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी जगहों पे यूज़ होती है। तो शायद इस केस में वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है। हो सकता है किसी और फैक्ट्री में कुछ और बनती हो, मगर मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में जब हम फाइनल आउटपुट देखते हैं तो उसमें जो टॉलरेंसेस होती हैं, जो एरर्स होते हैं, वो गॉसियन ही होते हैं मोस्टली। आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, व्हाई मोस्टली बिकॉज बहुत से इफेक्ट्स होते हैं, बहुत से रैंडम इफेक्ट्स होते हैं इन द एंटायर प्रोसेस। किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत से रैंडम प्रोसेस, अगर वो सारे अपनी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन से काम कर रहे हों, तो कल भी मैंने जिक्र किया था, तो कंबाइंड इफेक्ट नॉर्मली नॉर्मल या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन ही बनता है। कंबाइंड इफेक्ट जब भी बहुत से रैंडम प्रोसेसेस का ऐड होगा तो इन द एंड वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। क्योंकि कल मैंने एक एग्जांपल भी आपको इसमें दी थी, एक कोड भी लिख के दिया था मैटलैब में, जिससे आपने देखा था कि वो जब बहुत से रैंडम नंबर्स हम ऐड करते हैं तो आउटपुट हमेशा गॉसियन या नॉर्मल कर्व बन जाती है। तो इसीलिए जब भी प्रोसेसेस, मैनी प्रोसेसेस
जिनकी अपनी अपनी टॉलरेंसेस हैं, अपने अपने एरर्स हैं, वो सारे एरर्स जब कंबाइन होकर आउटपुट पे इफेक्ट होंगे तो वो मोस्टली गॉसियन ही होगी, मगर नॉट ऑलवेज। डोंट टेक माई स्टेटमेंट रॉन्ग कि मैंने फिक्स नहीं किया, मोस्टली यही होता है। उसकी जो रीज़न मैं बता रहा हूँ वो रीज़न मेरे नज़दीक वही होती है क्योंकि बहुत से डिफरेंट प्रोसेसेस पार्ट्स होते हैं जो कि अपनी अपनी टॉलरेंसेस डालते हैं और कंबाइंड इफेक्ट गॉसियन आ जाता है। तो हमारे डायमीटर की स्पेसिफिकेशन सेट होगी जी 3 ± 0.01। द डायमीटर ऑफ द बॉल बेरिंग हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इस केस में भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विद मीन इक्वल टू 3 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 0.005। सो मीन वैल्यू जो बनती है वो हमने 3 ही सेट की हुई है क्योंकि दैट्स व्हाट वी वांट, एंड सिग्मा इज इक्वल टू 0.005। On the average, how many manufactured ball bearings will be scrapped? अब देखें, अगर मैं कहूं कि D1 वो है जो कि 3.0 माइनस 0.01 है तो वो बनेगा 2.99, और D2 अगर है 3.0 प्लस 0.01 is equal to 3.01 सेंटीमीटर्स। तो बायर जो खरीदार है वो क्या कह रहे हैं कि इन डायमीटर्स के दरमियान अगर बॉल बेरिंग होगा तो मैं खरीद लूंगा, एल्स मैं नहीं खरीदने वाला, मुझे नहीं चाहिए, रिजेक्ट कर देता है, वो माल को रिजेक्ट कर देता है। तो ऑन द एवरेज हाउ मैनी मैन्युफैक्चर्ड बॉल बेरिंग्स विल बी स्क्रैप्ड। तो अब क्योंकि इनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट 0 एंड 1, तो हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू अ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व को मैं कन्वर्ट करने के लिए Z1 में डिफाइन करता हूं विच इज 2.99 माइनस द मीन वैल्यू विच इज 3 डिवाइड बाय सिग्मा विच इज 0.005 एंड इट कम्स आउट टू बी माइनस 2.0 या 2.0, एंड Z2 D2 के हिसाब से 3.01 माइनस मीन वैल्यू विच इज 3 डिवाइड बाय 0.005 which comes out to be 2। अब अगर देखें आप कि हम एक प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं विच इज कि बॉल बेरिंग का डायामीटर D, या हम X कह लें उसको, क्योंकि हम आदत होगी हमें X यूज करने की तो मैं X ही रखूंगा, ताकि D रखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें इसको इस केस में हम D ही रखते हैं कि डायमीटर D इज 2.99 से बड़ा है और लेस देन 3.01 है। ये उतनी ही प्रोबेबिलिटी होगी जितनी की -2Z लेस देन 2 तक होगी। कि अगर D में अगर मैं देखूं इसे तो क्या है कि D में अगर प्रोबेबिलिटी मेरी इतनी हो, D जो है 2.99 से लेकर 3.01 तक हो, और ये प्रोबेबिलिटी बराबर होनी चाहिए फॉर Z टू बी फ्रॉम -2 to 2। नाउ दिस बिकम्स के अगर मैं इसकी फिगर बनाऊं तो वो इस तरह बनती है कि -2 से 2 तक मुझे करना है, ओके, विच इज स्लाइटली difficult to calculate. So what we do is we find the probability of Z less than -2 and Z less than 2 और subtract करके ये वाले मिल जाएंगे जो कि accepted हैं। The ones which are rejected are the vertical shaded। जो ये मैं vertical shade कर रहा हूँ ये वो केसेस हैं जो कि reject होंगे। तो either क्योंकि ये क्या है सिमेट्रिक है तो आइदर मैं 2 माइनस कर लूं, तमाम वैल्यूज जो कि 2 से नीचे हैं वो 1 में से माइनस करूं तो ये वाले बचेगा जो कि रिजेक्टेड है,
और लेफ्ट हैंड साइड पे भी इसका सेम होगा क्योंकि सिमेट्रिक है, तो ट्वाइस ऑफ दैट विल आल्सो गिव मी द सेम आंसर ऑफ द वंस व्हिच आर बीइंग रिजेक्टेड. So what we can do is we can find probability of z less than minus 2 plus the probability of z greater than 2 is equal to twice 0.0228. ये मैंने कैसे निकाली? मैंने लेस देन माइनस 2 वाली वैल्यू को, क्योंकि लेस देन माइनस 2 वाली और ग्रेटर देन 2 वाली भी दोनों सेम होंगी, तो लेस देन माइनस 2 वाली वैल्यू निकाली और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. वी कैन सी द टेबल. माइनस 2 का वैल्यू देख लेते हैं हम यहाँ पे. माइनस 2 पे द वैल्यू इज माइनस 2.00228 and it comes out to be 0.0456. ये वो प्रोबेबिलिटी है टू लाई इन दिस वर्टिकल, या मैं इसको डार्क कर देता हूं, इस एरिया में लाई करने की प्रोबेबिलिटी है. क्योंकि टोटल एरिया 1 होता है तो ये 1 में से है. अगर 100 होता टोटल एरिया तो इट वुड बी 4.56%. So how many manufactured ball bearings will be scrapped on the average? ये लास्ट पार्ट है. How many manufactured ball bearings will be scrapped? तो scrapped scrapped ball bearings are 4.56%, यानी कि तकरीबन 5 बनता है, 4.5. तो 100 में से 5 जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो उन स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक पूरे नहीं उतरेंगे. वो साइज से या तो छोटे होंगे या बड़े हो जाएंगे. तो जितने भी 100 पार्ट्स बनेंगे, बॉल बेरिंग्स बनेंगे, उसमें से तकरीबन 5 जो हैं ऑन द एवरेज रिजेक्ट होते रहेंगे. सो दिस इज योर वन प्रॉब्लम इन द मैन्युफैक्चरिंग एरिया. नेक्स्ट गो, एक और मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम है. Gauges are used to reject all components where a certain dimension is not within the specification. यहाँ पे डायमेंशन क्या दी गई है? इसको हम रैंडम वेरिएबल x कह देते हैं. वो है 1.50 प्लस माइनस d. द मेजरमेंट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे फिर दिस मेजरमेंट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करती है. विद मीन वैल्यू mu is equal to 1.50 and standard deviation is equal to 0.2. Determine the value of d such that the specifications cover 95% of the measurements. So हमने क्या करना है? 95% of the measurements कि हमने specifications meet करनी है. तो अगर मैं normal curve बनाऊं z equal to 0 वाली, तो वो कहना यह जा रहा है कि हमें वो वैल्यू निकालनी है जिसके अंदर 95% जो विद इन स्पेसिफिकेशन चीजें हों. तो जो बाकी बचेगा, ये जो डार्क शेडेड पार्ट है, ये कितना होगा? ये टोटल दोनों मिला के 5% होगा. तो ये भी 2.5% है और ये भी 2.5% है, विच इज ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो 95% हमारा माल एक्सेप्ट होना चाहिए और 2.5% इस तरफ से लोअर एंड से रिजेक्ट होना चाहिए और 2.5% अपर एंड से, ताकि टोटल क्या बन जाए? 100% दोबारा से बन जाए. सो हम क्या निकालना चाह रहे हैं? हम निकालना चाहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन सम वैल्यू जो कि हमने ढूंढनी है, एंड इट इज इक्वल टू 0.025. 0.025 क्या हुआ? 2.5% इज इक्वल टू 2.5 आवर 100. तो 100 के बाद 1 और 2, तो 0.025. यहां से ये हमें प्रोबेबिलिटी निकल आई इस रीजन की. तो अगर मैं ये वैल्यू निकाल लूं तो मुझे ये वैल्यू भी मिल जाएगी.
तो जी की ये वैल्यू निकालनी है। अब अगर टेबल में जाएं हम तो ये याद रखें 0.025, ये टेबल मैं जल्दी से आ गया हूँ, यहाँ पे ये 0.461 से शुरू हो रहा है या ख़त्म हो रहा है और 0.0287 तक जा रहा है। तो इसमें अगर मैं चलता जाऊं तो मैं देखता हूं कि वैल्यू आती है मेरी 0.0250 विच इज एट -1.96, विच इज एट -1.96। तो z शुड बी लेस देन -1.96। अब करना क्या था, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ d, हम d की वैल्यू फाइंड करनी थी। लेट्स गो बैक, हाउ टू मैप z टू x। z was equal to the random variable x minus mu over sigma। अब यहाँ पे जो मेरे पास x है वो है 1.50। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, माइनस साइन, माइनस डी, ये पूरा x हो गया, माइनस म्यू अवर सिग्मा विच इज 0.2, और z किसके बराबर है मेरे पास 1.5 माइनस डी माइनस म्यू अवर 0.2 इज इक्वल टू माइनस 1.96। यहां से म्यू की वैल्यू डाल दें विच इज 0.2 म्यू इज 1.5। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 1.5 माइनस डी माइनस 1.5 ओवर 0.2 इज इक्वल टू माइनस 1.96। 1.5 कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल, तो d इज इक्वल टू 0.2 इंटू 1.96 एंड इट कम्स आउट टू बी 0.392। तो d की ये वैल्यू जो है हमें क्या देती है कि 95% ऑफ द आर प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेड। अगर हम ये टॉलरेंस रखेंगे इनिशियली 1.5 प्लस माइनस डी, तो हमारा 95% जो मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स हैं वो एक्सेप्ट हो जाएंगे, रिजेक्ट नहीं होंगे, सिर्फ 5% रिजेक्ट होंगे। तो ये एक इन्वर्स प्रॉब्लम थी जहां पे हमें पहले परसेंटेज दे दी गई थी और उससे हमने x की या d की वैल्यू निकालनी थी। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम हमने क्या किया था, हमें वैल्यू दे दी गई थी और हमने रिजेक्टेड माल की परसेंटेज निकालनी थी। तो दोनों प्रॉब्लम्स में स्लाइटली डिफरेंस है, आपने देख लिया। नेक्स्ट एक और कंपोनेंट की बात करते हैं। अगर आप एक चीज नोट करें कि जितनी की एग्जांपल्स आ रही हैं अभी तक वो सारी मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड ही आ रही हैं। इट्स नॉट दैट स्टैंडर्ड एविएशन बाकी जगहों पे यूज नहीं होती, वो हम एक और एग्जांपल करेंगे, उसमें कहीं और भी यूज होगी, मगर मैन्युफैक्चरिंग में काफी ये मशहूर है। अ मशीन मेक्स रजिस्टर्स हैविंग अ मीन रेजिस्टेंस ऑफ 40 ohms। आपने वो ohms लॉ पढ़ा होगा मैट्रिक वगैरह में, V इज इक्वल टू आई आर। तो जो रेजिस्टेंस है, एक मशीन जो है वो रेजिस्टेंस बनाती है, आर वाला जो रेजिस्टेंस था वो 40 ohms का, एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 ohms। Assuming that the resistance follows a normal distribution, जो रेजिस्टेंस वैल्यू आर है वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड कैन बी मेजर टू एनी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, क्या हम उसे मेजर कर सकते हैं टू एनी एक्यूरेसी। What percentage of resistors will have a resistance exceeding 43 ohms? अब जरा इस प्रॉब्लम को देखें। हम रैंडम वेरिएबल इस केस में R डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो दिस इज माय रैंडम वेरिएबल R, इसका म्यू इज इक्वल टू 40 ohms and sigma is equal to 2 ohms, assuming that the resistance follows a normal distribution। तो पहली बात यह हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर लेते हैं, जो यहाँ पे क्या है 40 है और स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 2 है।
normal distribution and can be measured to any degree of accuracy. What percentage of resistors will have a resistance exceeding 43 ohms? अब ये 40 है, 41, 42, 43, अगर ये कहूँ ये 43 है, तो कितने रेजिस्टेंस होंगे जो कि इससे ज्यादा जिनका रेजिस्टेंस आएगी, ओम्स आएंगे, 43 से ज्यादा. सो अगर मैं प्रोबेबिलिटी, बेसिकली आई एम interested in probability of R greater than 43, which can be measured as 1 minus probability of R less than 43. अब R less than 43 निकालने के लिए मेरे पास कोई टेबल नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा, दोबारा से Z में जाऊंगा, which is R minus mu over sigma, where R is equal to 43 minus 40 over sigma 2, which is 3 by 2, and it is 1.5. So I need to find probability of Z less than 1.5, which is टेबल पे जाना पड़ेगा हमें, 1.5 वाली देखनी, ये 2 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो ये 1.5 है, और वैल्यू मैंने 1.5 की देखनी थी, which is 1.500, ये टेबल कॉलम 0 का है, it is 0.9332, it is 0.9332. So probability of R less than 43 is equal to probability of Z less than 1.5, and it is equal to 0.9332. Now I can find the probability of R greater than 43 is equal to 1 minus 0.9332, and it is equal to 0.0668 if I am writing it correctly. ये subtract करके देख लीजिएगा. Yes, it should be like this, 0.668. and परसेंटेज पूछ रहे हैं हमसे, जैसे पूछा गया what percentage, तो this is out of 1, तो परसेंटेज में जब इसे मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो it will be 6.68% will be exceeding 43 ohms. Resistors exceeding 43 ohms is 6.68%. तो ये एक और एग्जांपल थी मैन्युफैक्चरिंग से, वो आपने देख ली. काफ़ी हमने प्रैक्टिस कर ली है इन चीज़ों के बारे में, मगर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये सारा कुछ आता हो, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ वाइडली यूज्ड. तो आगे चलते हैं, एक डिफरेंट टू मैन्युफैक्चरिंग एग्जांपल है, वो देख लेते हैं. द एवरेज ग्रेड ऑफ एन एग्जाम इज 74. एक एग्जाम हुआ, उसका एवरेज ग्रेड क्या था, मार्क्स यानी कि 74 थे, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 7. स्टैंडर्ड डेविएशन इज 7. इफ 12% ऑफ द क्लास इज गिवन एज, के 12% लोगों को ए मिले हैं, एंड द ग्रेड्स आर कर्व्ड टू फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इस केस में स्टूडेंट के जो ग्रेड्स हैं या मार्क्स हैं वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनते हैं. व्हाट इज द लोएस्ट पॉसिबल ए एंड द हाईएस्ट पॉसिबल बी. अच्छी प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉर्मली आजकल सेमेस्टर सिस्टम में भी ग्रेडिंग जो है वो हम कहते हैं कर्व पे हो रही है, हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं. इस पे भी हम कभी बात करेंगे कि वाई हम ऐसा करते हैं, क्यों कहते हैं इसको. तो पहली बात यह है कि हम ग्रेड को अगर एक्स कहते हैं, मार्क्स को अगर हम आज चले एम कहते हैं मार्क्स को, जस्ट टू रिप्रेजेंट देयर मार्क्स, और इनका म्यू जो है वो 74 है और स्टैंडर्ड डेविएशन इज 7. अब वो कह रहे हैं कि ये वाला जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी 74 पे मीन था, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है, जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे.
और दूसरी बात है इफ 12% ऑफ द क्लास इज गिवन ए। अब ए तो हमेशा हाईएस्ट नंबर्स को देते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि कोई मार्क्स हैं यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है ये मार्क्स, जिससे ऊपर सबको ए ग्रेड मिला है और टोटल स्टूडेंट जो हैं ये सिर्फ 12% को ए मिला है, बाकियों को, और ए के बाद जो ग्रेड मिलेगा वो बी होगा, और वो कहाँ से शुरू होगा, इस क्वेश्चन मार्क से पीछे शुरू हो जाओ। एंड दिस इज माय लेट्स से एम मार्क्स, जहां पे हम कन्वर्ट होते हैं फ्रॉम बी ग्रेड टू ए ग्रेड। तो कह रहे हैं व्हाट इज द लोएस्ट पॉसिबल ए ग्रेड, क्योंकि इस एम पे ही लोएस्ट पॉसिबल ए मिलेगा और इससे नीचे जो होगा वो फिर क्या हो जाएगा, बी ग्रेड, वो हाईएस्ट बी ग्रेड होगा। यानी कि एक बच्चे के अगर लेट्स से 89 मार्क्स हैं, उसको ए ग्रेड मिला है, तो 88 वाले को फिर, या 89 से नीचे वाले को, 88.5 वाले को बी ग्रेड मिली, या 88.9 वाले को भी बी ग्रेड मिला। तो हमने वो नंबर निकालना है जिस पे फ्रॉम बी टू ए ग्रेड शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर ये देखें, तो अगर ये 12% है तो रिमेनिंग क्लास इज 88%। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जी स्टैंडर्ड कर्व में फॉर एनी वैल्यू जो कि क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए, वो बने 0.88, 88% डिवाइड बाय 100, 0.88। तो अगर आप इसको टेबल में से जाकर देखते हैं हम, 0.88 इज द वैल्यू। ये यहाँ पे इस पेज पे सारी प्रोबेबिलिटीज जो हैं 0.97 से शुरू हो रही हैं और 0.99 पे ख़त्म हो रही हैं, तो वो तो नहीं चलेगा। यहाँ पे 0.5 से शुरू हो रही हैं और 0.97 तक जा रही हैं। तो आई थिंक इसके दरमियान में कहीं वैल्यू होगी हमारे पास, विच विल बी 0.88, 86, 86, 87, 87, 87, 87, 8810, 8810। इससे अगला जो है वो 8830 है, बहुत बड़ा हो जाता है, और ये 8790 है, तो दोनों में भी यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन 0.88। ये 0.001 ऊपर है और ये 0.001 उससे नीचे है, तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। हम ऊपर वाली यूज कर लेते हैं लेट से, तो ये बनता है 1.1 इस रो का, और ये कॉलम इज 0.08। तो वैल्यू बनी हमारी 1.18, 1.18 फॉर अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.88। क्योंकि देखें यहाँ पे टेबल हमारा जो है, क्योंकि इन बिटवीन कोई वैल्यू होनी चाहिए थी जहाँ पे 0.88 आता, तो हमारा टेबल क्योंकि डिस्क्रीट है, 0.07 है, फिर 0.08 है, 0.075 हमारे पास नहीं है। तो ये टेबल काफी इलेबरेट भी हो सकते हैं, बहुत सी ज्यादा वैल्यूज भी इनमें हो सकती हैं, मगर क्या होगा, टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको सर्च करना जरा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने डिस्क्रीट रखा हुआ है, मगर अगर कंप्यूटर होगा तो हम इससे बेहतर वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। तो लेट्स गो बैक टू द एग्जांपल। तो इससे हमें पता चला कि z लेस देन 1.18 पे 88% क्लास रहती है। तो इससे ऊपर जो है 12% होगी और इससे नीचे 88%। अब ये वैल्यू है फॉर स्टैंडर्ड कर्व, मगर अब हम इसे m के लिए कन्वर्ट करते हैं, तो z इज इक्वल टू m माइनस म्यू अवर सिग्मा, विच इम्प्लाइज m इज इक्वल टू सिग्मा z प्लस म्यू। तो सिग्मा इज 7 टाइम्स 1.18 plus mu, which is 74, and the answer comes out to be 82.26। तो अगर मैं कहूं कि नंबर्स जो हैं वो सिर्फ डेसिमल्स में नहीं गिवन, वो होल नंबर्स स्टूडेंट्स को दिए गए हैं, so that means 83 marks and above, 83 and above will get A grade, and 82 and below will get B grade.
तो हाईएस्ट जिस बच्चे का बी ग्रेड आएगा वो किस मार्क्स पे आ सकते हैं, 82 मार्क्स पे। तो दिस इज अनदर डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमारे क्लासरूम से बिहेव करती है। इसमें चलते चलते अगर आपको एक और अच्छी सी बात बता दें कि देखें, जब स्टूडेंट्स ज़्यादा हों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हों, जैसे बोर्ड का इम्तिहान होता है 2000, 3000, 30,000, 35,000 स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हों, तो n स्टूडेंट्स हैं, उनके बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं। जो 100 मार्क्स का टोटल मार्क्स बनते हैं, टोटल 100 मार्क्स बनते हैं, उसमें बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं। कोई लेट से 5 असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, 3 एंड सो ऑन, 5 असाइनमेंट्स हैं। फिर कुछ क्विजेज हैं, क्लास टेस्ट हैं, यानी कि 5-7 क्लास टेस्ट हैं, इस तरह। फिर एक मिड एग्जाम है, फिर एक फाइनल एग्जाम है या सेशनल्स है। तो ये बहुत से कंपोनेंट्स बन जाते हैं। इन सबको ऐड करके हम आउट ऑफ 100 मार्क्स निकालते हैं। अब क्योंकि ये सारे रैंडम है, असाइनमेंट 1 के मार्क्स पूरी क्लास के रैंडम है, असाइनमेंट 2 के भी रैंडम है। रैंडम ठीक है, जितना आपने किया उतने नंबर मिलते हैं आपको, मगर वो एक डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। अब ये तमाम रैंडम नंबर जब यहाँ पे ऐड होके 100 में से नंबर बनते हैं, इसी तरह हर स्टूडेंट के बनते हैं, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या बन जाएगी, नियरली नॉर्मल बन जाती है। जब क्लास एक तो क्लास 10 ज्यादा हो, दूसरा कंपोनेंट ज्यादा हो। कंपोनेंट्स मतलब क्या है कि जितने रैंडम वेरिएबल्स हम ऐड कर रहे हैं। अगर असाइनमेंट 1 में 10 सवाल हैं तो 10 कंपोनेंट हो गए, असाइनमेंट 2 में भी 10 हैं, 10 कंपोनेंट हो गए। आप किसी ने एक सवाल सही किया, किसी ने गलत किया, करते करते आपके साथ 5 असाइनमेंट हैं तो 50 कंपोनेंट तो वो बन गए। अगर 5 क्विजेज हैं तो उनमें भी अगर 5-5 सवाल हैं तो 25 कंपोनेंट वो बन गए। इसी तरह मिड एग्जाम है, उसमें अगर 10 सवाल हैं तो वो भी ऐड कर लें, फाइनल में भी अगर 10 सवाल हैं वो भी ऐड कर लें, तो टोटल कंपोनेंट्स काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। और क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। अगर एक ने 9th क्वेश्चन नहीं किया तो ये लाजमी नहीं है कि पूरी क्लास ने 9th क्वेश्चन ना किया हो। किसी ने 9th नहीं किया, किसी ने 8th नहीं किया, इस तरह चलता रहेगा। तो फिर इसलिए जनरली जो बड़ी ग्रुप्स होते हैं ऑफ स्टूडेंट्स, बड़ा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है, जैसे GRE का एग्जाम होता है, SAT का एग्जाम होता है, NTS का एग्जाम होता है, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और कंपोनेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और किसी ने कोई क्वेश्चन सही किया होता है, किसी ने दूसरा सही किया होता है, तो उनके मार्क्स नॉर्मली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं। मैं नॉर्मली का लफ्ज़ अक्सर यूज़ कर देता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, तो कंफ्यूज ना करें। जनरली वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बन जाती है, मगर कंडीशन क्या है कि कंपोनेंट ज़्यादा हों और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हों। क्योंकि अगर एक ही कंपोनेंट होगा, एक ही सवाल होगा और उसमें मार्क्स मैं लगाऊंगा 0 और 10, यानी कि अगर सही है तो 10 मार्क्स और 0 है, नहीं गलत है तो 0 मार्क्स, तो फिर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनेगी। दैट्स वाई इन मोस्ट एग्जाम्स हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। और ये वही एग्जाम्पल बन जाती है जो मैंने आपको कल अपने प्रीवियस लेक्चर में दी थी, वेयर आई एडेड मैनी random variables and saw that the average value obeys the Gaussian distribution या normal distribution। तो अब आपको ये थोड़ा सा अप्रिशिएट करेंगे आप कि क्यों ये बहुत सी प्रॉब्लम्स में हम वी एंड अप इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बहुत से रैंडम इफेक्ट्स होते हैं वो ऐड होके हमेशा नॉर्मल बना देते हैं। एक और एक्सरसाइज, ये भी अच्छी है, मजेदार है। According to Chebyshev theorem, the probability that any random variable assumes a value within 3 deviations of the mean is at least 8.9। तो Chebyshev theorem हमें याद है, वो क्या था? वो था probability of random variable x greater than mu minus 3 sigma less than mu plus 3 sigma should be greater than 1 minus 1 over 3 square, which is 1 minus 1 over 9, which is equal to 8 by 9।
ये तो ही प्रोबेबिलिटी जो कि यहाँ पे दी है, कहते प्रोबेबिलिटी दैट एनी रैंडम वेरिएबल assumes a value within 3 standard deviations of the mean is at least 8.8 by 9. If it is known that the probability distribution of the random variable x is normal with mean mu and various sigma square, what is the exact value? अब वो कह रहे हैं कि जो रैंडम वेरिएबल x है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, एन डी मैंने लिख दिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसका मीन है म्यू इज मीन एंड वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। तो कहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पी म्यू माइनस 3 सिग्मा एक्स लेस देन म्यू प्लस 3 सिग्मा क्या होगी, क्योंकि चेबिशेव जो देता था वो कहता हमेशा 8/9 से बड़ी होगी, हमेशा 8/9 से बड़ी होगी, और 8/9 कितना बनता है 0.8888 बन जाता है। अब हम ये निकालना चाह रहे हैं और इसको निकालेंगे कैसे, म्यू माइनस 3 सिग्मा है, दिस इज माई x1, दिस इज माई x2। तो लेट्स फाइंड Z1 के स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन 0 है और सिग्मा 1 है। Z1 शुड बी x1 माइनस म्यू अवर सिग्मा। तो x1 क्या था मेरा, म्यू माइनस 3 सिग्मा माइनस म्यू अवर सिग्मा। तो म्यू से कट गया, माइनस 3 सिग्मा अवर सिग्मा माइनस 3। सिमिलरली Z2 will be x2 minus mu over sigma, which is mu plus 3 sigma minus mu over sigma। इसमें म्यू कैंसिल हो गया, अगेन 3 बच गया। तो अब कह रहे हैं हमने प्रोबेबिलिटी इस रीजन में निकालनी है। तो इसका क्या होगा, अगर ये प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, जो लिखे क्वेश्चन मार्क, इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी of z less than 3 minus probability of z less than minus 3। ये आपको समझ आ गई होगी कि 1 माइनस कर लिया था हमने, कि हम 3 आगे है, ये कर्व है, ये 3 है, ये माइनस 3 है, हमने ये निकालनी है। तो पहले हम 3 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक निकाल लेंगे और फिर माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 तक निकाल के डिफरेंट करेंगे, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा। वो मैं लिख लिया। अगर मैं टेबल में जाके देखूंगा तो आप देख सकते हैं वो बनेगी 0.9987 माइनस 3 के लिए 0.0013 एंड द आंसर इज 0.9974। ये कैसे आया, ये आया फ्रॉम स्टैंडर्ड या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एग्जैक्ट वैल्यू। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज माय एग्जैक्ट वैल्यू, बी अवेयर। और जो हमने चेबिशेव से निकाली थी वो थी 0.4, चेबिशेव से हमने निकाली थी 0.888। तो क्या चेबिशेव गलत है या हमारी कैलकुलेशन गलत है, ये क्वेश्चन मार्क है। क्या चेबिशेव ने हमें गलत आंसर दिया या हमारी कैलकुलेशन गलत है? नहीं, दोनों ठीक है। वाई, चेबिशेव एक बात कहता था कि प्रोबेबिलिटी इससे बड़ी होगी, हर हालत में इससे बड़ी या इसके बराबर होगी। तो अगर देखा जाए तो 0.9974 0.8888 से बड़ा है, जो कि चेबिशेव ही हमें बता रहे थे कि इस प्रोबेबिलिटी से हमेशा बड़ा जवाब आएगा। तो ये हमें एक लीस्ट प्रोबेबिलिटी बता देता था, चेबिशेव इनइक्वालिटी हमें लीस्ट प्रोबेबिलिटी बताता था। इस क्वेश्चन को जरा गौर से कीजिएगा, एक दफा फिर कीजिएगा। क्यों कि हमें ये बता रहे हैं कि हम चेबिशेव वाज ओनली एन एस्टीमेट, इट ऑलवेज गेव यू अ वैल्यू। क्या वो कहता है कि कंजर्वेटिव था, कंजर्वेटिव इन अ सेंस कि हमेशा वैल्यू इससे बड़ी होगी, इक्वल का वो बात नहीं करते थे, ना ही उनको
उसमें हम ये यूज करते थे कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है। हम एनी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि सिमेट्रिक है उस पर ही अप्लाई कर लेते थे और कहते ये थे कि वो जो मर्जी नंबर आएगा वो इससे हमेशा बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर आया था चेबीशेव से विद इन 3 सिग्मा वाला वो आया था 0.8888। जब हमने कैलकुलेट किया तो वो आ गया 0.9974 जो कि डेफिनेटली चेबीशेव वाले कंडीशन उससे वैल्यू से बड़ा है एंड ऑल्सो प्रूव्स दैट चेबीशेव थ्योरम इज करेक्ट। चलें जी नेक्स्ट एग्जांपल एक्सरसाइज देखते हैं। एक वो है अ रिसर्च साइंटिस्ट रिपोर्ट्स दैट माइस, चूहे जो हैं जो साइंटिस्ट यूज करते हैं फॉर रिसर्च, reports that mice will live an average of 40 months when their diets are sharply restricted and then enriched with vitamins and proteins। अगर उनको विटामिन एंड प्रोटीन दी जाए तो वो 40 महीने तक एवरेज जिंदा रहते हैं। Assuming that the lifetime of such mice are normally distributed, assuming that the lifetime of such mice are normally distributed, यानी कि लाइफ भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बिहेव करती है विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6.3 मंथ्स। तो अगर मैं ये लिख लूं कि L इज द रैंडम वेरिएबल, मीन इज 40 मंथ्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6.3। एक और चीज चलते चलते आपको बता दूं कि यहाँ पे हम म्यू सब L और सिग्मा सब L भी ले सकते हैं। क्यों? कि हमें बता देता है कि किसका मीन है ये और किसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है। नॉर्मली हमारी अभी तक जितनी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं हम, ये जो नॉर्मल आपके बुक में प्रॉब्लम्स हैं भी, वो सारी एक ही वेरिएबल को डील कर लेती हैं, इसलिए मैं सबस्क्रिप्ट लिखने नहीं लिखता, जरूरत भी नहीं होती। हाँ, अगर एक से ज्यादा हो तो फिर दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए या तो हम μ1 और μ2 लिख लेंगे या म्यू सब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जो भी लेटर है वो लिख लेंगे। तो ये हो गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन माउस विल लिव मोर देन 32 months। तो क्या हुआ जी? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लाइफ इज ग्रेटर देन 32 एंड इट इज बेसिकली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट लाइफ इज लेस देन 32, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी तो हम ये कर लेंगे L 32 और इस मीन वैल्यू के लिए तो हमारे पास टेबल नहीं है, तो हम फिर Z में कन्वर्ट करेंगे तो Z कम्स आउट टू बी वही L माइनस म्यू ओवर सिग्मा से अगर हम कैलकुलेट करें तो Z जो आता है हमारा वो आता है -1.27 और वो प्रोबेबिलिटी बनती है 1 माइनस 0.1020। ये टेबल से देख लीजिएगा वैल्यू, वो हम यहाँ पे डाल देंगे और आंसर आ जाएगा आपका 0.8980। ये तो हो गया पार्ट ए। पार्ट बी कहते हैं प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल L इज लेस देन 28 months एंड दिस शुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ Z लेस देन कितना, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। Z इज इक्वल टू 28 माइनस 40 और सिग्मा 6.3 इज इक्वल टू -1.90। तो यहाँ पे -1.90 कर लेंगे और ये बन जाता है आंसर, इसका आ जाता है फ्रॉम द टेबल 0.0287। ये आप टेबल में से सर्च करके देख लीजिएगा, मैंने किया हुआ है पहले से, तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू मिल जानी चाहिए बिटवीन 37 एंड 49 मंथ्स। तो सी पार्ट के बारे में आपको बता देता हूँ, ये कैसे करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ L लेस देन 49 months माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ L लेस देन 37 months एंड दिस शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ Z 49 को कन्वर्ट करेंगे हम पहले और फिर वो बनता है 49 बनता है 1.43 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ Z लेस देन -0.48। ये कैलकुलेशन प्लीज करके दोबारा चेक कर लीजिएगा
वो ऐसे ही करना है कि 49 को भी इस वैल्यू में डाल देना है, g इज इक्वल टू एल माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और 37 को भी इसमें डालना है, तो ये दो वैल्यूज मिल जाएंगी आपको। तो फिर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.6080, ये आंसर आ जाना चाहिए आपके पास। तो तीनों पार्ट्स कर लिया हमने। अभी आई होप कि काफ़ी प्रैक्टिस होगी आपको अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन की थी डिस्क्रीट केस के लिए विच वाज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते थे और हम क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर सकते हैं टू हेल्प अस सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। A binary trial can result in a success with probability P and a failure with probability Q equal to 1 minus P. Then the probability distribution of the binomial random variable X, the number of successes in n independent trials is given as. यहाँ पे अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन हमें यूज़ की हुई है पहले, इस्तेमाल भी की है हमने, इसमें काफ़ी काम भी किया हुआ है। B is a binomial random variable, X कितनी सक्सेसेस इन n ट्रायल्स और probability of success is P. तो n choose X, P raised to power X, Q raised to power n minus X, where Q was equal to 1 minus P, and X can go from 0, 1, 2, 3 up till n. ये binomial distribution थी। अब आप आगे चलते हैं। हमने कुछ थ्योरम भी किए थे इसके बारे में, जब हमने कहा था कि मीन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एन पी एंड सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी क्यू, और इसका हमने प्रूफ भी किया था। सो हमें याद रहेगा म्यू इज इक्वल टू एन पी एंड सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी क्यू, और हम इसको यूं भी लिख सकते हैं एन पी इंटू 1 माइनस पी। क्यों? वाई? बिकॉज क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी। तो हम यहाँ पे अगर इसको डाल देंगे तो ये चीज बन जाएगी। तो ये दो चीजें हमें पता चल गई, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गई और हमें उसकी मीन वैल्यू और वेरिएंस हमने देख ली। ये हमने पहले भी किया हुआ है, अब इसको किसी और तरीके से हम यूज करते हैं। Probability of a binomial random variable x is given like this, that probability of random variable x taking on value k is equal to n, choose k, p raised to k, 1 minus p, n minus k। यहाँ पे q नहीं लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं? 1 minus p लिख रहे हैं। यहाँ पे अगर याद करें तो वो क्या था कि हमारे पास अगर n ट्रायल्स हैं 1 से लेके n तक, तो हम कहते हैं कि k जो है सक्सेसेस होनी चाहिए। ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये ब्लैक वाले जो सक्सेस कर रहा हूं, तो ऐसे मेरे पास k सक्सेसेस होनी चाहिए। तो ये प्रोबेबिलिटी थी। फॉर अ कंपाउंड इवेंट, अगर अब मैं ये कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन एन इक्वल टू k, लेस देन एन इक्वल टू k, उस केस में क्या करना पड़ेगा? मुझे k को 1 से शुरू करना, 0 से शुरू करके एंड तक जाना पड़ेगा। The probability is given by x less than k from j is equal to 0 to k for p x is equal to j। तो हर एक के लिए ये सारा काम मुझे करना पड़ेगा। तो ये काफी हेक्टिक सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इतने बड़ी समेशन करना शायद मुश्किल नहीं है, मुश्किल होगा। और इसमें भी हमने टेबल्स यूज किए थे जो कि थे n जिसमें गिवन था, मुख्तलिफ n के लिए टेबल जनरेट किए हुए थे। यहाँ पे आता था x 0 से लेके r तक, तो वो r हमें गिवन था। यहाँ पे अगर ये 15 है तो हम मैक्सिमम r जो है 15 तक ही लेके जा सकते हैं, और फिर हमें मुख्तलिफ वैल्यूज गिवन थी प्रोबेबिलिटी की कि क्या जवाब आता है। तो ये जो था प्रॉब्लम काफ़ी कंपाउंड हो जाता था। और देखें अगर n और r की बहुत सी वैल्यूज हों, n आप 1 या 2 से शुरू करें, आप टिल 100 जाएं, तो कितने टेबल बन जाएंगे आपके लिए, और 100 के लिए r क्या होगा? 99 तक जाएगा। तो काफ़ी हेक्टिक काम था। छोटी वैल्यूज तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर लेते थे। जब n और r छोटा हो तो हम ये जो फार्मूला है हमारे पास n चूज k वाला, ये हम खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते थे। मगर अगर बहुत बड़ी वैल्यूज हो, जैसे n 1000 हो जाए,
तो फिर क्या करेंगे? एक यहाँ पे एग्जांपल है, सपोज आउट ऑफ अ सैंपल ऑफ 1500 पीपल, 1500 लोग हैं, वी वांट टू असेस वेदर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेनर्स इन द सैंपल इज एक्यूरेट। क्या हमने टोटल पॉपुलेशन, जैसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन ले लेते हैं, हम कहते हैं इसमें से हमने 1500 बंदों से पूछा कि आप पाकिस्तानी हैं या फॉरेनर हैं, हमने एक डाटा कलेक्ट किया, तो हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेनर्स इन द सैंपल इज एक्यूरेट। वी नो दैट अबाउट 12% ऑफ पॉपुलेशन इज फॉरेनर्स। अगर सिर्फ 12% लोग पाकिस्तान में क्या हैं? फॉरेनर्स हैं, देन लेट एक्स बी द नंबर ऑफ फॉरेनर्स इन द सैंपल। यानी कि टोटल पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो हमें डाटा गिवन है, लेट से उसमें 12% फॉरेनर्स हैं। अब क्या 1500 में से भी 12% ही फॉरेनर्स होंगे? होने तो चाहिए, क्योंकि हमने रैंडमली डाटा कलेक्ट किया है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ फॉरेनर्स इन द सैंपल। सैंपल क्या है? 1500। तो हम क्या करेंगे? 1%, फर्स्ट पर्सन से पूछा, फॉरेनर पाकिस्तानी, यस नो यस नो, तो हमें सक्सेस देखनी है, जितने फॉरेनर्स आएंगे वो सक्सेस हो जाएगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल कंटेन्स 170 और फ्यूअर फॉरेनर्स? यानी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें 170, 169, 168, यानी कि एक फॉरेनर हो, दो फॉरेनर्स हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, अप टिल 170 फॉरेनर्स हो। ये सारी प्रोबेबिलिटी ऐड करनी है। अब ये क्वेश्चन क्या बनती है? j इज इक्वल टू 0 से लेके सम करना है, j 0 से लेके सम करना है 170 तक फॉर ऑल प्रोबेबिलिटीज x इक्वल टू j, और 1500 चूज j, 0.12 12% थे, तो प्रोबेबिलिटी 0.12 बनी j, और 1 माइनस 12.12 तो वो बना 0.88, और 15 माइनस j। अब इस कैलकुलेशन को करने के लिए अच्छा खासा ये एक अजाब बन जाएगा कैलकुलेटर पे करना हो तो। नियरली इम्पॉसिबल ऑन अ कैलकुलेटर। कंप्यूटर पे यस पॉसिबल, बट इसका कोई आसान तरीका है या नहीं? क्या इसका कोई आसान तरीका एग्जिस्ट करता है या नहीं? लेट्स डू। इट टर्न्स आउट दैट as n gets larger, the binomial distribution looks increasingly like the normal distribution. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि अगर n बड़ा हो जाए, n काफी बड़ा हो जाए, the binomial distribution looks increasingly like the normal distribution. Consider the following binomial histograms. Binomial distribution with p is equal to 0.1. Okay, let's go and see this histograms for binomial distribution. What we do is we choose n is equal to 5. तो हम क्या करते हैं? r को 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक लेके जा सकते हैं। इसको जब हमने प्लॉट किया तो 0 पे जो प्रोबेबिलिटी आई वो क्या बनेगी? 5 चूज 0, p रेज टू पावर 0, q रेज टू पावर 5 माइनस 0। तो 0 पे ये हमारे पास काफी बड़ा टेब आ गया प्रोबेबिलिटी, फिर यह आ गया, फिर यह आ गया 2 पे। सिमिलरली n इक्वल टू 10 पे हमने किया तो यह चीज बन गई, n इक्वल टू 50 पे किया तो यह बना। इसमें भी आप एक और चीज भी नोट करें, मैंने हिस्टोग्राम के बारे में आपको बताया था, जब 0 हो तो इसका मिडिल रख लिया हमने, तो ये प्रोबेबिलिटी है फॉर गेटिंग 0, दिस इज प्रोबेबिलिटी फॉर 1 सक्सेसेस यहां तक। तो इनकी विड्थ जो है 1 यूनिट है बार्स की, और सेंटर्ड है एट द वैल्यू विच वी आर इंटरेस्टेड इन, एट द वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल विच वी आर इंटरेस्टेड इन। तो इस तरह प्लॉट करते जाएं। जब n 50 हुआ तो कर्व कुछ इस तरह बन गई, n 100 हुआ तो काफी स्मूथ कर्व बन गई। अब अगर 50 वाली कर्व को देखें या 100 वाली को देखें, दे लुक मोर लाइक अ गॉसियन कर्व, दे लुक मोर लाइक अ नॉर्मल कर्व। तो जब n बढ़ना शुरू हो गया, प्रोबेबिलिटी हमने फिक्स रखी, तो हमारा जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी शक्ल जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बननी शुरू हो गई है। तो अगर 500 करूं तो और स्मूथ बन गया, और 1000 पे तो बिल्कुल ही स्मूथ बन रहा है, जो कि बिल्कुल ही बायनॉमियल की तरह, बायनॉमियल जो है वो गॉसियन की तरह नजर आना शुरू हो गया हमें।
ऐसा है कि यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह दोबारा शुरू करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू हाउ टू अप्रोक्सीमेट अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो समरी थी आज के लेक्चर की कि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस की, फिर हमने नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने इनिशिएट किया था, हमने स्टार्ट किया था। इसको फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और इसको देखेंगे। रेफरेंस इज द सेम, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट बाय वॉलपोल एंड देन शॉम सीरीज फॉर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। आप जरा जो आज की एग्जांपल्स हैं या एक्सरसाइजेस हमने किए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा एंड आल्सो एक और काम कीजिएगा कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्टोग्राम प्लॉट करने की कोशिश कीजिए। कोई एक प्रोबेबिलिटी ले लीजिएगा, फिर n की वैल्यू फिक्स करके प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फिक्स करके n की वैल्यू बढ़ाइएगा और फिर उसके अगेंस्ट हिस्टोग्राम प्लॉट करके देखिएगा क्या बन रहा है, तो क्या वो गॉसियन के नज़दीक बनता है या नहीं बनता। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन टू बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम कंटिन्यू करेंगे और इसको फर्दर कंक्लूड करेंगे। एंड अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।